जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 5 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। आप कॉल करिए, बताइए कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी है वो मिलेगा। और यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। अब देखिए, ये सब टॉपिक्स हैं आज के जो हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे, तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, और बीच में जो चीज मैं आपको लिखवाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है। आपके मैं कमेंट्स देख लेता हूं उससे पहले। तो प्रीति मिश्रा जी के आंसर्स आए, वेरी गुड। आयुषी सिंह, बहुत शानदार। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। अविनेश यादव, बहुत बढ़िया। दीप शिखा, वेरी गुड। आयुष गुप्ता ने ये चीज पूछी है, डिजिटल एड्रेस के लिए गूगल मैप का नहीं, गूगल मैप का यूज नहीं किया जा रहा। गूगल मैप तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि देखो ऐसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हम लोग को जो है वो देखने को मिल जाता है अगर कहीं पर पिन पॉइंट करेंगे हम तो। और दूसरी बात जो आपने रिलेट किया इस चीज को, मैंने लोकेशन पिन पॉइंट करने की बात करी थी कि किसी का घर है, किसी का एड्रेस है, तो उसको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के आधार पर, जो ध्रुव के बारे में हमने पढ़ा था ना, और उसी का ही जो पुराना जो था वो डिजी मैप्स था, उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन जो है वो ध्रुव हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, हमने डिजी मैप्स पढ़ा था अगर आपको याद हो तो देखो यार, डिजी पेन, सॉरी। और मैं आपको ये समझा रहा था उस समय कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल घर है, तो उसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के आधार पर, ग्रिड्स के आधार पर जो है वो मार्क की जा रही है। और जो आपने लिखा था दुर्घटना के बारे में, वो नेविगेशन से एसोसिएटेड है, यानी कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। तो आज की डेट में आप जानते हैं गूगल मैप का आप यूज जो है वो करते हैं, हालांकि थोड़ा एक्यूरेट होता जा रहा है वो, बट फिर भी हमारा हमारा जो सिस्टम, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है वो एक्टिवेट हो जाए। नेविक, जिसके बारे में शायद आपको जो है वो पता होगा, तो वो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि नेविक इंडिया के आधार पर है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा बेस्ड है। और गूगल मैप्स जो है वो यूएसए के आधार पर हम लोग को देखने होता है। अगर गूगल मैप का यूज आप यूएसए में करोगे तो ऑब्वियसली बता एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, बट यहाँ पर उतना एक्यूरेसी नहीं मिल पाती और सैटेलाइट्स की लिमिटेशंस के कारण। बट हमारा जब नेविक आ जाएगा, फुली यूज में आ जाएगा, तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि नेविक आज की डेट में जो है वो ऑफिशियल्स यूज जो है वो कर रहे हैं। आगे चल के आपको भी जो है वो मिल जाएगा, 1-2 साल में आपका सिलेक्शन होएगा ही डेफिनेटली, तो आपको मिलेगा ही। दीप शिखा के आंसर आए हैं, वेरी गुड। ईशा ठाकुर, पायल भारती, वेरी गुड। ठीक है, इजी एक्सेस करके एक आईडी है, उनसे आए हैं। श्वेता यादव, निधि, आप बहुत अच्छे से बताते हैं निधि। बिल्कुल, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आप समझने के लिए फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं तो नॉर्मल ही बता रहा हूँ। राजेश जी, प्रिया अभ्युदय, आप भी आंसर्स जो है वो लिखिए, वेरी गुड। चलिए, तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग करेंगे स्टार्ट हमारे सेशन को। तो ध्यान से जो चीज अब मैं बताऊंगा वो आपको सुनना है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सामाजिक राजनीतिक दर्शन के बारे में, यानी कि सोसाइटी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में, जो इंडिया के विकास, इंडिया के डेवलपमेंट का अपना एक यूनिक मॉडल देता है। हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में, एकात्म मानववाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। इसके 60 ईयर्स कंप्लीट होने पर एक नेशनल मेमोरियल सिंपोजियम अभी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसीलिए ये टॉपिक हम लोग आज की डेट में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये सिंपोजियम कहां हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर, नेशनल मेमोरियल सिंपोजियम। ये अभी हम लोग को जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पे देखने को मिला। और इस समय 60 साल कंप्लीट हुए हैं। श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इस पूरे इवेंट को एड्रेस किया। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, इसकी आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलिवेंस है,
वो यहां पर देखने को मिला। यहां पर प्रोग्राम्स हुए जैसे कि लखपति दीदी योजना, दीनदयाल उपाध्याय GKY, हम लोग को योजना देखने को मिलती, ग्रामीण कौशल योजना, राइट। तो ये सब जो योजना हम लोग को देखने को मिली, इनको हाईलाइट किया गया क्योंकि ये योजना इन्हीं की फिलॉसफी के आधार पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी के आधार पर बेस्ड है, जो आत्मनिर्भरता और समानता पर फोकस करती है। तो आइए अभी अभी के लिए ये टॉपिक जो है वो आप सिर्फ इतना से जितना हाईलाइट हुआ है वो चीज बस मेंशन करिए। अब मेन जो चीज है जो समझने वाली, वो लिखिएगा भी कि ये एकात्म मानववाद है क्या, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है क्या, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ध्यान से सुनो। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जो मटेरियल वेलबींग को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के साथ इंटीग्रेट करता है। कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म का ऑल्टरनेटिव, जो हमारे इंडियन एथोस में यानी कि हमारे भारत के इतिहास में ये चीज देखने को मिली है। आप समझे? अब लिखोगे क्या? पहली चीज तो ये लिख लो, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है ये, पहला पॉइंट सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मटेरियल वेलबींग को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब आध्यात्मिक पूर्णता के साथ किस चीज को हम लोग को देखने को मिल रहा है, भौतिक कल्याण को। यानी कि देखो, कुल मिलाकर आपको कोई भी चीज जो है वो हासिल करनी है, मटेरियलिस्टिक चीज, जैसे आज की डेट में आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको पावर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, है ना, आपको एक सोसाइटी में एक अपना नाम चाहिए। तो बोलते हैं ना कि इंसान जो है वो आज की डेट में फेम और वेल्थ के पीछे जो है वो भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे जो है वो भाग रहा है, उसको चाहिए कि उसका नाम जो है वो होना चाहिए। ये भी तो मटेरियलिस्टिक चीज में आ जाता है। भाई देखो, जैसे साधु संत होते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, उनको अपनी पॉपुलैरिटी से, अपने नाम से, पैसे से, किसी से मतलब नहीं है। उन्होंने हर एक चीज जो है वो त्याग दी है, राइट। तो मतलब वो मटेरियल वर्ल्ड से दूर है, बट हम अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। बट इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो हमारे पीछे अगर स्पिरिचुअल बैकिंग है, जैसे आज की डेट में आप जो है वो भगवान से पूजा करते हो, आराधना करते हो, मानते हो, भगवान से मांगो या फिर इस यूनिवर्स से मांगो, जिस जिस भी पावर को आप बिलीव करते हो, आप उससे क्या चीज मानते हो कि यार हमें इतनी शक्ति दो कि हम इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई कर लें। यस, आप वो स्पिरिचुअल टीचिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज की अर्ज जो है वो कर रहे हो। यस, कि भगवान से हम मांग रहे हैं कि भगवान जो है वो हमें ये दे दो, घर के बाहर रेंज रोवर खड़ी होनी चाहिए है, उसकी प्लेट पर जो है वो लिखा होना चाहिए SDM DM। हालांकि रेंज रोवर के ऊपर नहीं लिखा रहेगा, ऑब्वियस ही बात है कि सियाज मिलेगी, फॉर्च्यूनर भी मिल सकती है बड़ी डिस्ट्रिक्ट में अगर जाओगे आप तो, बट वो बहुत ही कम चांसेस जो है वो होते हैं। वैसे तो आपको इनोवा मिल जाएगी, इनोवा बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बढ़िया गाड़ी है। और बात गाड़ी की नहीं है, बात है वो प्लेट की। कोई भी गाड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही बुलेरो हो, बट उसकी प्लेट पे जो है वो लिखा होना चाहिए है SDM DSP। क्या चाहते हो आप, आपकी घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहे, उसकी जो प्लेट है सामने वाली, उसमें क्या लिखा रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। तो ये कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म का ऑल्टरनेटिव है। ये ऑल्टरनेटिव हम लोग को देखने को मिलता है पूंजीवाद और साम्यवाद के लिए, राइट। समझे आप इस बात को? और ये दर्शन 1965 में तैयार हुआ था, और आज भी मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में इसका इंपैक्ट जो है वो दिखाई देता है। आइए और डिटेल में थोड़ा सा घुसते हैं। एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या इंटीग्रल यूनिटी। आइए, मनुष्य मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और सोल, ये चार चीजों से बनता है, ये चीज लिख लेना। ह्यूमन जो है वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और सोल, ये चार चीज ह्यूमन में हम लोग को देखने को मिलती है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा। इस चीज को कंबाइन कर दो तो ये मनुष्य है। अब दूसरी चीज क्या है? पर्सनल सोशल स्पिरिचुअल डायमेंशन एक साथ कंसिडर होते हैं। यानी कि पर्सनल, आपकी खुद की चीज कि आपको IAS बनना है, सोशल यानी कि आपको समाज के लिए जो है वो कार्य जो है वो करने हैं, और स्पिरिचुअल कि मुझसे ऐसी कोई भूल चूक जो है वो ना हो जाए जिससे कि परमात्मा उससे खफा हो जाए। तो ये अप्रोच ऐसी होती है कि भाई आप अपनी पर्सनल चीज भी अचीव कर लो, समाज को भी आप बेहतर दे दो, और आप जैसे, चलो ठीक है IAS छोड़ते हैं, पैसे वाला व्यक्ति अगर किसी को पैसे वाला बनना है तो वो क्या सोचेंगे? पहली चीज, भाई मुझे तो पैसा चाहिए भाई, मैं चाहता हूं कि सबसे अमीर बनना। तो आपने पर्सनल आपके गोल्स अचीव हुए कि आपको सबसे अमीर बनना है।
अच्छा, अमीर बनने के बाद क्या करोगे? यार मुझे समाज के लिए जो है वो कुछ बढ़िया करना है, मैं जो है वो हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, है ना, उनको जो है वो, यानी कि बेजुबान जानवरों को जो है वो मैं खाना खिला सकूं। कोई भी बेजुबान जानवर या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जो है वो मेरे द्वार पे आए तो वो वापस ना जाए खाली हाथ। बस मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मतलब आपने स्पिरिचुअल के साथ उस चीज को जोड़ दिया कि हे ऊपर वाले, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मैं दूसरों को जो है वो दे सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं। तो ऊपर वाले ने आपको, आपकी ऊपर इतना पैसा दे दिया कि आपने सोसाइटी को हेल्प करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स इट इज ऑल इंटीग्रेटेड ना, तीनों चीज, पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल। कमॉन से यस और नो, चीजें दिमाग में बैठ रही हैं? कमेंट बॉक्स पे लिख कर दो, चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो हाँ या ना, खुद से बोलो हाँ या ना, यस और नो। इंटरैक्ट करो, भले ही ठीक है लाइव क्लास नहीं चल रही बट फिर भी इंटरैक्ट करो, लाइव क्लास का तो मजा और होता है, पर इंटरैक्ट करो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। स्व और सांस्कृतिक पहचान, ये एम्फेसाइज करता है भारतीय परंपरा के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। समझ रहे हो आप? किस चीज के ऊपर? हमारी खुद की भारतीय वैल्यूज। क्या वैल्यूज है भाई? यही तो वैल्यूज है। अतिथि देवो भवा, मेरे घर पे कोई भी आए खाली हाथ ना जाए, मैं उसकी सेवा करूं। ये कि हमारी आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है, हमारे कल्चर्स डेवलप कर रहा है कि हम सेल्फिश नहीं है, हम सबकी मदद करने वाले हैं। यही तो इंडिया की हिस्ट्री में देखने को मिला है कि हम तो दुश्मनों को भी खाना खिला देते हैं जब मेरे घर पे कोई आए तो, हमारे घर पे कोई आए तो, मतलब समझ रहे हो? वेस्टर्न मॉडल्स जिसमें लिबर्टी है, स्वतंत्रता है या इक्वलिटी है, इसको अलग ट्रीट किया जाता है, उनकी नकल को रिजेक्ट करता है ये ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल मॉडल्स को रिजेक्ट कर देता है, जो लिबर्टी और इक्वलिटी को आइसोलेट करते हैं। क्योंकि देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या देखा जाता है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग सेल्फिश हैं, बट यहां पर लोग सेल्फिश नहीं है। अगर हमारी जेब में पैसा पड़ा है और हम भूखे हैं और सामने वाला भी भूखा है, वो एक कहावत है, कुछ मुझे याद नहीं आ रही, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, है ना, कुछ एक बढ़िया सी एक लाइन है, किसी को पता है वो तो प्लीज बताइएगा, मैं थोड़ा कमजोर हूं इस चीज में, तो आप थोड़ा सा बताइए। एक ऐसी कहावत है, बहुत प्यारी सी कहावत है, सुनने में अच्छा लगता है, मैं, आप लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? तो समझे आप? कॉन्सेप्ट समझे इसका? इसका कॉन्सेप्ट कि क्या है भैया ये फिलॉसफी, क्या है ये दर्शन, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस चीज को प्रमोट किया। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सोसाइटल सोसाइटी बैलेंस। हर एक पॉइंट में एक ही चीज है कि इंडिविजुअल फ्रीडम और सामुदायिक दायित्व के बीच में बैलेंस रखना, कि मैं भी खुश रहूं, मेरे को भी मिले बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, मेरे को भी मिले वो पोजीशन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, और साथ ही साथ समाज भी मुझसे खुश रहे, मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो भूल चूक से भी कि समाज में मुझे गालियां पड़े। हे ऊपर वाले बस इतनी कृपा करना। ये है ये फिलॉसफी कि तीनों चीज को इंटीग्रेट कर दिया। कम्युनिटी लेड लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कि लोकल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, एनवायरमेंट, नेचर लिविंग एंटिटी है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें जान बसती है। यही तो सिखाया जाता है हम लोग को, इतिहास में भी यही सिखाया गया। नदी की पूजा करो, पेड़ पेड़ की पूजा करो, पहाड़ों की पूजा करो, कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना आगे बढ़ा दें जिससे कि इनको नुकसान जो है वो पहुंचे। तो क्या है ये कि एक पेड़ मां के नाम, ऐसे इनिशिएटिव इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक पेड़ मां के नाम, लिख लेना ये वाला पॉइंट। यही तो बताया जा रहा है कि भाई हम अपनी मदर के समान जो है वो पेड़ को, नदियों को जो है वो देखते हैं, उनको पूजते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो छूट गई थी, गांधीयन ग्राम स्वराज का सपोर्ट करना। ग्राम स्वराज सपोर्ट कर रहा है ना लोकल सेल्फ रूल के ऊपर, गांधी जी के प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो ये सब जो पहले हिस्ट्री में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इस फिलॉसफी पर विश्वास करते थे। हम आज की डेट में आत्मनिर्भरता पर जो है वो काम कर रहे हैं, है ना, सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहे हैं, स्वलंबन, छोटी इंटरप्राइजेस पर टारगेट कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने पर टारगेट कर रहे हैं। यस, तो वेल्थ क्रिएशन जरूरी है, बट लाइफ का वो गोल नहीं होना चाहिए। ये चीज यहां पर सिखाई जा रही है कि पैसा आप कमाओ,
बट अंधे मत हो जाओ कमाई के चक्कर में कि आप सब चीज जो है वो भूल जाओ, परमात्मा को भूल जाओ, अपने जो समाज के प्रति दायित्व है उसको भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कमा रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है वो जाना चाहिए उससे आपकी। और मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, ये चीज आप कभी करके देखना। आप अगर आज की डेट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आज से डिसाइड कर लो कि अपनी सैलरी जितनी भी आपके अकाउंट पे आती है एक महीने में, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो मंथ के एंड में जो आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो प्रॉफिट लॉस की, या वीक के एंड में, या डेली भी अगर आपका डेली बिजनेस है तो डेली आप जितनी कमाई जो है वो कर रहे हो, आपकी रेगुलर इनकम जो आ रही है उसका पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज जो भी हो, कितना भी 1% 2%, वो आपकी आस्था आपकी श्रद्धा है, उतना निकाल के अगर आप वेलफेयर एक्टिविटी में एक बार लगाना शुरू कर दोगे ना, मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, वीक जो भी है, जैसा भी आपको ठीक लगे, एक बार लगाना शुरू कर दो। अरे बाहर डॉग्स बैठे हैं आपके घर के, खिलाना शुरू कर दो उन्हें अपने पैसों को, और ये बोल के कि ये इन्हीं के पैसे हैं, ये हमारे नहीं है। गाय दिखी तो गाय को खिला दिया चारा, गौशाला चले गए किसी दिन, वहां पर आपने डोनेट कर दिया है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई कोई गरीब व्यक्ति आपको मिल गया, मजबूर व्यक्ति आपको मिल गया, आपने उसको कंबल दे दिए, दान कर दिया, ये बोल के नहीं, आप नहीं कर रहे हो, ये उन्हीं का है, ऐसा बोलो कि मैं जो कमा रहा हूं इसका इतना परसेंट उन्हीं का है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं आप कितना कर रहे हो, कैसे कितने परसेंटेज निकाल रहे हो, किसी को नहीं बोलना ये। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस दिन से आपके अंदर ग्रोथ दिखना आपको खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। मेंटल ग्रोथ, वेल्थ वाइज ग्रोथ, हर चीज में भाई, हर चीज में आगे निकल जाओगे, इस बात की मैं लिखित गारंटी देता हूं। करके देखो, देखना एक बार, और शायद आप लोग करते भी होगे, आप में से काफी सारे लोग, बट इसको रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दो कि मेरे पास इतना आएगा तो उसका इतना तो अपन को देना ही है भाई। एक बार बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर ऊपर वाला इतना खुश हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। अपने आप को जरिया बनाओ ना। अगर ऊपर वाले से प्रेयर आप गलत करते हो, ऊपर वाले से आपको, ऊपर वाले से प्रेयर जो है ये नहीं करनी चाहिए कि मुझे आईएएस बना दो, मुझे ये पोजीशन चाहिए। आपको प्रेयर ये करनी चाहिए कि मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं दूसरों के लिए हेल्प कर सकूं। ऊपर वाला आपको काबिलियत दे सकता है, ऊपर वाला थोड़ी ना आपको रेंज रोवर खड़ी करके देगा। ऊपर वाले, अगर आपको रेंज रोवर चाहिए, ऊपर वाले से बोलो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मेहनत कर सकूं कि मैं ये ला सकूं, तब वो चीज मिलेगी। सही चीज मांगोगे तब आपका काम होगा, देखना। नेक्स्ट, आइए सरकारी पहल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ी सी। तो कृषि इनोवेशन, नई पैडी की वैरायटीज 30% ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, 20% कम पानी का उपयोग इसमें हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इनोवेशन के साथ कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न चीज को हमने अपनी ट्रेडिशनल चीज के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ गांव क्षेत्रों में ऑन्टरप्रेन्योर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। 3 करोड़ वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स गांव क्षेत्रों में तैयार करना है, लखपति दीदी योजना लिख लेना। इक्वलिटी लेकर आ रहे हैं हम लोग, ग्रास रूट लेवल पर अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। गांव क्षेत्रों के युवाओं को ग्लोबल लेवल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, टारगेट है 15 से 35 साल के जो युवा हैं, 50% इसमें SC ST और 33% महिला भी होनी चाहिए, है ना। 75% प्लेसमेंट इंश्योर कर रहा है ये, पोस्ट प्लेसमेंट और माइग्रेशन सपोर्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। तो क्या चीज है गाइस, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म समझे आप। एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंडिया के लिए नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट बट रूटेड इन इंडिया। समझ रहे हो आप, ना ईस्ट की है ना वेस्ट की है, इंडिया में ये फिलॉसफी आई है, इंडिया के इतिहास में देखने को मिली। तो ये चीज ध्यान में रखना, दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1965 में इस दर्शन से लोगों को जो है वो अवगत जो है वो कराया था। बाकी ये सब चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फीचर्स इसके जो मैंने भी आपको बता दिए दीनदयाल उपाध्याय के, जो चीज मैंने आपको बताई, क्या ये इंश्योर कर रहा है, पोस्ट प्लेसमेंट भी चीजें ऑफर जो है वो कर रहा है, ना ही सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि लॉन्ग टर्म करियर प्रोग्रेशन और रिटेंशन जो है वो ऑफर कर रहा है। तो ये चीज आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। स्पेशल फोकस जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, राइट, लेफ्ट विंग इफेक्टेड जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, फंड इसके 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, पर ट्रेनी में फंडिंग जो है वो की जाएगी। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये क्या बोलते हैं इसको, ये समझ में आया हुआ। एक आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जो है वो जा सकता है कि ये आप बताइए इसके बारे में कि आप क्या समझते हैं ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से।
है ना। तो ये चीज, ऐसी चीजें जो है वो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया की एविएशन ग्रोथ और उससे जुड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस के टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक रिसेंटली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग से लिंक्ड है, जिसका होस्ट इस बार इंडिया बना है 42 सालों के बाद। ये टॉपिक आई थिंक पहले भी हम कवर कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज लिखिएगा। 81st एनुअल जनरल मीटिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की न्यू दिल्ली में हुई है, और ये 42 ईयर्स बाद पहली बार इंडिया जो है उसको होस्ट कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने IATA की 81st एनुअल मीटिंग में कुछ कीनोट स्पीच जो है वो दी है। वेन्यू था न्यू दिल्ली। ये इवेंट इसलिए स्पेशल है क्योंकि इंडिया ने 42 साल बाद, 42 ईयर्स बाद इसे होस्ट किया। इंडिया किस प्रकार से ग्लोबल एविएशन वाले सेक्टर में इन्फ्लुएंस कर रहा है, बढ़ रहा है इन्फ्लुएंस करते हुए, ये चीज दिखाई दे रही है। अच्छा, IATA का हेडक्वार्टर कहां पर है, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जो है वो लिखकर बताएं। IATA का हेडक्वार्टर देखते हैं किसको पता है। चलिए हम जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लिख लेना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 317 से ज्यादा एयरलाइंस, 120 से ज्यादा कंट्रीज की रिप्रेजेंट करता है ये। 120 से ज्यादा कंट्रीज और 317 से ज्यादा एयरलाइंस का ये एसोसिएशन है। 82% पूरे दुनिया भर के एयर ट्रैफिक को अप्रोक्सीमेटली कवर करता है। इसका हेडक्वार्टर है हवाना, क्यूबा में स्टैब्लिश हुई थी ये। हवाना क्यूबा में जो है ये स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर सॉरी इसका जेनेवा में है। हवाना क्यूबा में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेडक्वार्टर कनाडा मॉन्ट्रियल में। ये लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल कनाडा, इवन एग्जीक्यूटिव ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो कई बार जेनेवा स्विट्जरलैंड का भी कहा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर से एसोसिएट किया जाता है, बट इसका ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। तो ये क्लैरिटी लिखना कि हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा और एग्जीक्यूटिव ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एविएशन को रेगुलेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कि स्मूथली जो है वो ऑपरेशन जो है वो एयर ट्रैफिक के जो है वो कंडक्ट हो, चलते रहें। सेफ्टी, टिकटिंग, कार्गो, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, और इसको वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। अब इंडिया के रोल की थोड़ी सी जो है वो चर्चा करें। ये सब चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये रिपीट हो गई कि ये क्या क्या चीजें प्रमोट करता है, सिक्योरिटी वगैरह। इंडिया का रोल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया का इसे ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कितनी तेजी से एयर ट्रैफिक जो बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ पर। आजकल हर एक व्यक्ति जो है वो ट्राई कर रहा है कि एयर ट्रैवल ही जो है वो करे, है ना। और एयर ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड थैंक्स टू हमारी काफी सारी स्कीम्स। उड़ान स्कीम जैसे देख लो, उड़े देश का आम नागरिक, इसने एयर फेयर को कितना सस्ता जो है वो किया है। कितने सारे एयर स्ट्रिप्स, एयरपोर्ट जो है वो डेवलप हुए, एयर कनेक्टिविटी हमने जो है वो डेवलप कर ली है। उड़ान स्कीम रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम लोग प्रमोट जो है वो कर रहे हैं, राइट। इंडिया ने संकल्प भी लिया है कि एविएशन फ्यूल ऐसा होना चाहिए, सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो रैपिड एविएशन ग्रोथ के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ रही हैं गाइस, जैसे एयर स्पेस को मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी, एविएशन सॉफ्टवेयर सिस्टम की, है ना, उसको मजबूत करना है हमें। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को मजबूत करना है। सस्टेनेबल फ्यूल सप्लाई चेन जो है वो उसको बरकरार रखना है। तो इंडिया का एविएशन सेक्टर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर भी बन गया है। आईटा AGM का होस्ट बनना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया अब रेडी है कि वो पूरे दुनिया भर में एविएशन सेक्टर में सुधार लाने के लिए अपना हित रख सकता है, या अपने रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक भी हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, सुनने वाला ये टॉपिक है। आपको ऑलरेडी पता है कि शहरों में बाढ़ का संकट बहुत ज्यादा है। क्या मेन वजह है शहरों में बाढ़ के संकट की? 3 वजह आप मुझे बताएंगे अभी के अभी कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि कौन सी 3 वजह है जिसके कारण इंडिया के शहरों में बाढ़ आती है। तो अर्बन फ्लडिंग इन इंडियन सिटीज, ये एक ऐसी समस्या है जो हर मॉनसून में
न्यूज बन जाती है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन प्लस प्लानिंग फेलियर का कंबाइंड रिजल्ट है। हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज में बारिश के बाद फ्लड होना बहुत कॉमन हो चुका है। मेन रीजन यही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आउटडेटेड है, मेंटेनेंस प्रॉपर है नहीं। जलवायु परिवर्तन की वजह से शॉर्ट और इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो पूरा रोड जो है वो पानी पानी से भर जाती है। कितना नुकसान होता है, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है करंट लगने के कारण। दिल्ली के अंदर 185.9 mm रेनफॉल एक सिंगल डे में मई 2025 में रिकॉर्ड हुई, जबकि सिस्टम डिजाइन है सिर्फ 50 पर डे के हिसाब से। सोचो आप, यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस प्रकार से प्लान्ड नहीं है कि वो इतनी ज्यादा रेनफॉल झेल पाए, यानी कि 9 गुना ज्यादा रेनफॉल्स हो गई हैं। तो इतना कमजोर सिस्टम है। तो ये चीज है, हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्बन फ्लड किस प्रकार से मैनेज जो है वो की जाती है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। मेन कारण आप जानते ही हैं, इंटेंस रेनफॉल, टोपोग्राफी, मुंबई बेंगलुरु लो लाइंग एरिया में है ना, यहाँ पर पानी बहुत जल्दी फंस जाता है। लोगों ने रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो कर लिया, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देखो, रैपिड अर्बनाइ अनप्लान अर्बनाइजेशन आप बोल सकते हो। आउटडेटेड डिजाइन स्टैंडर्ड है, ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किए जा रहे हैं एक 1 in 2 years इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए। बट नहीं भाई, इसको हमें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कोई भी ग्रीन कवर नहीं है, कोई भी वाटर एब्जॉर्प्शन। अब इवन हमने रोड्स भी ऐसी बनाई है कि उसमें अंडरग्राउंड पानी जो है वो जाता ही नहीं है रोड के। भाई रोड है तो उसमें कुछ ऑप्शंस होने चाहिए कि जिससे कि पानी जो है वो नीचे जो है वो चला जाए, बट ऐसा नहीं है। तो यही चीजें हैं, बाकी ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। सरकार की स्कीम्स वगैरह, अमृत 2.0 ये लिख सकते हो। 2019 का मैनुअल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, ये भी बोल रहा है कि भाई 1 in 2 years की जगह 1 in 5 और 1 in 10 years रिटर्न पीरियड जो है वो होना चाहिए। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सपोर्ट कर रही हैं। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉस 2016 के, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। अमृत सरोवर मिशन, है ना, तो ये सब मिशन के नाम जो है वो आप लिख सकते हो। दिल्ली जो है वो उपयोग कर रही है जीआईएस बेस्ड मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम को वो फिर से रीडिजाइन जो है वो कर सके। ठीक है, बस यही चीज थी गाइस, इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, कंटिन्यूअस बार बार जो है वो रिपीट होती है। आइए, अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एनवायरमेंट, डिजिटल इंडिया और ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स तीनों से जुड़ा हुआ है। ग्रीनिंग डेटा सेंटर्स, यानी डेटा सेंटर को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना। क्या होते हैं डेटा सेंटर? कमेंट बॉक्स पे डेफिनेशन बताइए। पहले मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। ये चीज तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होना चाहिए। आज की डेट में क्लाउड वाली दुनिया में हम रह रहे हैं। क्लाउड से मतलब मेरा बादल से नहीं है, आप समझ रहे हैं। मैं इस क्लाउड की जो है बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकल। माइक्रोसॉफ्ट और WSP ग्लोबल का एक रिसर्च नेचर जनरल में पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कोल्ड प्लेट और इमर्जन कूलिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से डेटा सेंटर का एमिशन, एनर्जी यूज और वाटर यूज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये चीज आप लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट और WSP ग्लोबल, इनकी एक रिसर्च हुई जिसमें इन्होंने बताया कि कोल्ड प्लेट्स, लिखिएगा, इन्होंने एक रिसर्च करी जिसमें इन्होंने बताया कि एडवांस कूलिंग सिस्टम ब्रैकेट जैसे कोल्ड प्लेट्स और इमर्जन कूलिंग, ये एमिशन को कम करेंगे, कम एनर्जी डेटा सेंटर यूज करेंगे और कम पानी का कंजम्पशन करेंगे डेटा सेंटर्स। तो ये चीज इनके द्वारा जो है वो बनाई गई। तो ये इनोवेशन क्लाइमेट गोल्स के साथ टेक इंडस्ट्री को अलाइन कर रहा है, जैसे कि नेट जीरो अचीव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। तो ये सब चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्पेशली डेटा सेंटर गाइस, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्बन एमिटर है, क्योंकि हाई पावर कंज्यूम कर रहा है आज की डेट में। इवन आप ये
जो मेरा वीडियो जो है वो देख रहे हैं, तो ये डेटा सेंटर के थ्रू ही आपके पास जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। पॉसिबल है, डेटा सेंटर अगर नहीं होंगे तो ये वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा। आज की डेट में हर एक चीज वो क्लाउड में रहती है ना, जो हम बोलते हैं, तो वो क्लाउड में नहीं, वो बेसिकली बड़े बड़े सीपीयूज में जो है वो स्टोर जो है वो रहती है, जिनको 24/7 रन करना रहता है। अब वो चलेंगी तो पावर जो है वो कंज्यूम करेंगी ही करेंगी, राइट। और उसमें बहुत ज्यादा पानी, इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिलीज होगा ही होगा। आइए कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में उतना रखने की जो है आवश्यकता जो है वो नहीं है। ये सुनो आप, एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी, कोल्ड प्लेट कूलिंग, आइस पैक की तरह माइक्रो चैनल हॉट चिप सरफेस से जुड़ते हैं, है ना। तो हीट डायरेक्ट कूलेंट में चली जाती है। तो हीट जो होती है इसमें डायरेक्ट कूलेंट के अंदर जो है वो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, तो आइस पैक्स जो होते हैं ना, उसी की तरह यहां पर हॉट चिप सरफेस से ये इसको जोड़ देंगे, तो ये कोल्ड प्लेट है, कोल्ड प्लेट कूलिंग। तो जिससे कि जो हीट हो रहा है सिस्टम, तो वो हीट नहीं होगा। फिर एक होती है इमर्जन कूलिंग। इमर्जन कूलिंग, हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑयल बाथ जैसा कूलेंट में डुबा दिया जाता है। यानी कि जो सिस्टम है उसको आप कह सकते हो कि एक लिक्विड में जो है वो डुबा दिया जाएगा, और जिससे कि वो हीट जो है वो नहीं करेगा ज्यादा, वो हीटेड नहीं रहेगा, और हीटेड नहीं रहेगा तो एमिशन जो है वो लो होगा। 15 से 21%, एनर्जी भी 15 से 20% तक कम यूज होगी, और वाटर भी एक 31 से 52% तक कम होगा। तो ये सब बेटर बताए जा रहे हैं ट्रेडिशनल एयर कूलिंग मेथड से, क्योंकि जहां पर पंखा चलता है, अरे सिंपल यार, अब आपके कंप्यूटर में देख लो आप, भाई फैन लगा हुआ है, सीपीयू में आपने देखा होगा फैन लगा रहता है, उसके हीट को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, तो वो एयर कूलिंग सिस्टम है ना। उसकी जगह पर ये क्या कर रहे हैं, ये अब इस प्रकार से एक कोल्ड प्लेट जो है वो लगाकर उस सिस्टम को जो है वो जो गर्म हो रहा है उसको कूल कर रहे हैं, दैट्स इट। इसमें और कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। गूगल ने 2030 तक 100% रेन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया है, ये चीज मेंशन कर लीजिए आप। कंपनीज है ना गूगल, लिखो, गूगल का संकल्प कि 100% क्लीन एनर्जी का यूज जो है वो करेगा गूगल, रेन्यूएबल एनर्जी का, सॉरी, 100% रेन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया है 2030 तक का। एप्पल, एमेजॉन, मेटा, ये पूरी तरह से सोलार विंड पावर्ड कैंपसेस शुरू कर रहे हैं। इन्फोसिस, रिलायंस, टेक महिंद्रा, ये लीडिंग इंडिया की क्लाइमेट स्मार्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर टारगेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री का टारगेट है कि 2015 के लेवल से 2030 तक 42% रिड्यूस करना है एमिशन को, मिड सेंचुरी तक नेट जीरो पे लेकर आना है। ब्लॉकचेन, कार्बन क्रेडिट ट्रैकिंग की जाएगी, ब्लॉकचेन मतलब कार्बन जो होता है ना क्रेडिट्स, तो उसको रहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, याद हो तो। उसमें सबसे मेन इशू यही था कि आप जो है वो उसको ट्रैक कैसे करोगे, कौन कितना कार्बन एमिट कर रहा है, किसके पास कितना क्रेडिट है, किसको कैसे क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। एआई का उपयोग कर रहे हैं थर्मल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये सब चीजें हैं, बट चैलेंजेस अभी भी काफी ज्यादा है। ऐसी ऐसी चीजें नहीं है कि इतनी आसान हो। कूलेंट खुद हार्मफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, है ना। तो हमें लाइफ साइकिल असेसमेंट उनका करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है ये अपने ये टॉक्सिक बन जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है इसमें, छोटी कंपनीज को फंडिंग इसमें मिलेगी नहीं। कूलेंट फ्लूइड्स पे स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है कि भाई कूलेंट फ्यूल आप जो फ्लूइड जो आप यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है, तो वो भी उसके उससे रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड ग्रिड, तो ग्रीन कूलिंग का फायदा जो है वो कम हो जाता है। स्लो डिप्लॉयमेंट, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, स्पेशल मटेरियल्स का इसमें उपयोग किया जाएगा, रिलायबिलिटी जो है वो नहीं है ना, ग्रिड पावर के ऊपर आप डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो। तो ये चीज आज भी ऑब्वियस ही बात है कि ग्रिड जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही बेनिफिट इसमें जो है वो मिलेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करना है। हर टेक को डिजाइन करने से पहले लाइफ साइकिल इम्पैक्ट चेक होना चाहिए, कि जो भी आप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसकी कितनी लाइफ साइकिल रहेगी, तो उसको आप पहले से सेट करो। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाओ कार्बन क्रेडिट्स के लिए, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट दे, ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करे, टैक्स में राहत दे, सब्सिडीज दे, जिससे कि थोड़ी कॉस्टिंग जो है वो कम हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कूलिंग पर टारगेट किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करो, स्टार्टअप, बिग टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, ये सब मिल जाएंगे तो एक सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो पाएगी।
तो डिजिटल फ्यूचर और ग्रीन फ्यूचर साथ साथ चल सकते हैं, बस जरूरत है एक राइट इन्वेस्टमेंट की, राइट इनोवेशन की और सही इंटेंट की। तो डेटा सेंटर्स के थ्रू इंडिया भी क्लाइमेट लीडरशिप में ग्लोबल रोल प्ले कर सकता है गाइस। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे जुड़ा हुआ। अब जो टॉपिक आ रहा है गाइस वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई का नया गोल्ड लोन रूल्स, सोने के बदले ऋण पर आरबीआई के नए नियम जो है, बहुत ध्यान सुनना। आरबीआई के नए गोल्ड लोन गाइडलाइंस जो बैंक और एनबीएफसी के लिए इशू किए गए हैं, तो ये सुधार जो है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल रेगुलेशन, रूरल क्रेडिट सिस्टम और बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना। 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने ड्राफ्ट डायरेक्शन जारी किए। ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स और एनबीएफसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज करना, है ना, कि वो सिंक करना उसको। फोकस ये था कि गोल्ड कोलेटरल के अगेंस्ट जो है वो लोन आसानी से मिल सके, और मिल भी जाता है वैसे तो, बट कई केसेस में रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफाई किया है कि 1 जनवरी 2026 से नए रूल्स लागू होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना जो उन बोरोवर्स को जो गोल्ड पर लोन लेते, छोटे बोरोवर्स, स्पेशली रूरल क्रेडिट सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है यहां पर। अब चिंता वाली बात बताऊं क्या, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, रूरल लीडर्स को टेंशन है कि ये सुधार से रूरल बोरोवर्स का एक्सेस लिमिटेड ना हो जाए, क्योंकि गोल्ड लोन उनके लिए क्विक लिक्विडिटी सोर्स है। ये गोल्ड रखा और लोन जो है वो ले लिया। अब इसमें सुधार में क्या क्या चीज उन्होंने करी, देखो मैं आपको चीजें पहले समझाता हूं। अभी आपको उतना लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, मेन जो काम की चीज है वो सुनो। पिछले साल गोल्ड गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो ऐसा देखने को मिला कि जिसमें ग्रोथ हुई। बैंक गोल्ड लोन्स 104% से ज्यादा बढ़ गए। कंबाइंड बैंक और एनबीएफसी में ग्रोथ देखी जाए तो 50% से ज्यादा हुई पिछले साल। इस रैपिड ग्रोथ के साथ आरबीआई ने क्या नोटिस किया? ओवर लेवरेजिंग, इनकंसिस्टेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस और बोरोअर प्रोटेक्शन मिसिंग है। मतलब बैंक जो है, क्योंकि बैंक देखो, बैंक के पास गोल्ड आ गया तो बहुत इजी है बैंक के लिए लोन्स प्रोवाइड करा देना अगेंस्ट गोल्ड। बहुत इजीली और बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, तो बैंक इस चीज को ज्यादा प्रमोट करती है। और जब इस चीज को प्रमोट करती है तो कई बार बोरोवर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो, अब देखो, अब एक बोरोवर है, फॉर एग्जाम्पल उसने 2-3 ईएमआई नहीं पे कर पाया, तो ऑब्वियसली बात है बैंक जो है वो उस चीज को सीज कर लेगी, उसके गोल्ड को। तो बोरोवर की प्रोटेक्शन कहाँ है? यहां पर ये चीज भी होती है ना। थोड़ा सा इन्होंने बोला कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी बैंक्स के लिए कि जिससे कि बोरोवर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लोन प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज हो, सभी बैंक, सभी एनबीएफसी एक जैसी प्रैक्टिस, एक जैसे रूल्स जो है वो फॉलो करें। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, बोरोवर्स के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाए, गोल्ड को कोलेटरल के रूप में मिसयूज से रोका जाए, है ना। तो ये चीज हम लोग को रहे हुए यहां पर देखने को मिली। अब इसमें मैक्सिमम 75% गोल्ड की एसेस्ट वैल्यू जो है वो रखी गई, लोन टू वैल्यू रेशियो 75%। राइट, ये चीज जो है वो रखी गई कि मतलब आपने गोल्ड जो है वो लिया तो उसका 75% आपको लोन के तौर पर जो है वो मिल जाएगा। तो कंजम्पशन बेस्ड लोन के लिए इंटरेस्ट भी एलटीवी में काउंट होगा। मतलब इन्होंने क्लियरली बोल दिया, आप जो लोन टू वैल्यू रेशियो जो रख रहे हो ना, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी वो करना है, लगाना है। इफेक्टिव लोन अमाउंट जो है वो कम हो जाता है इससे। तो उससे जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बोरोवर्स को जो है वो फायदा भी होगा इस चीज से। समझा? अच्छा, एक और चीज इन्होंने बोली, सिर्फ ज्वेलरी और बैंक इशूड कॉइन्स अलाउड है। यानी कि आप ज्वेलरी रखवाओ, जेवर रखवाओ, और बैंक के द्वारा इशू किए गए जो कॉइन्स हैं वो आप अलाउड है कि आप उसको जो है वो रख सकते हो। फिर बार्स हुए, बुलियन हुए, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप मैंडेटरी है, बिल चाहिए भाई, अगर आप ज्वेलरी रखवा रहे हो तो उसका बिल दीजिए। वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी 22 कैरेट गोल्ड को ध्यान में रखते हुए, और प्रीवियस डे के प्राइजेस या 30 दिन का एवरेज प्राइसेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। उस हिसाब से गोल्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि यहीं पर दिक्कत जो आ रही थी वो यहीं पर आ रही थी रिक्वायरमेंट्स में। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रूल्स थे, तो उन्होंने बोल दिया क्लियरली कि भाई अब ये रूल जो है वो फॉलो होंगे। आप 22 कैरेट गोल्ड के प्राइस को देखिए और आप एवरेज देखिए, पिछले दिन का क्या अमाउंट था, या फिर 30 दिन का जो भी एवरेज था गोल्ड के प्राइस में, उसमें से जो भी कम होगा वो गोल्ड का अमाउंट जो है वो सेट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई इतने में हम ले लेंगे।
राइट, उसका 75% जो है वो आपको देना है, जो मैंने आपको बता दिया। 75% कैपिंग जो है वो कर दी कि इतना जो है वो दिया जाएगा। उससे कम बैंक जनरली कम देती है। तो उसको बोला कि नहीं, इससे लोगों को फायदा होगा ना, बोरोवर्स को फायदा होगा, और उस अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो लोन मैक्सिमम 1 किलो गोल्ड और 50 ग्राम कॉइन पर बोरोवर जो है वो दिया जाएगा मैक्सिमम। ये देखो क्लियर कर दिया कि भाई एक व्यक्ति 1 किलो गोल्ड मैक्सिमम जो है वो रख सकता है बैंक में, और बैंक 50 ग्राम कॉइन जो है वो रख सकती है, एक बोरोवर से ले सकती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। सेम गोल्ड के अगेंस्ट कंजम्पशन प्लस बिजनेस लोन दोनों अलाउ नहीं है। समझ रहे हो आप? तो आप दो लोन जो है वो चला रहे हो सेम कोलेटरल्स के ऊपर, राइट, कंजम्पशन भी और इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए भी, तो ये प्रोहिबिटेड है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम 12 मंथ का टेन्योर जो है वो होना चाहिए, राइट। फिर इसके अलावा बिजनेस लोन कैश फ्लो बेसिस पर इसका असेसमेंट जो है वो किया जाएगा कि उनका कितना बिजनेस है, उस हिसाब से बिजनेस लोन जो है वो दिया जाएगा गोल्ड के अगेंस्ट। तो ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर ये पूरी चीज याद रखनी है क्या? नहीं रखनी है आपको। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई गोल्ड लोन्स पर आरबीआई के द्वारा भी कुछ सुधार जो है वो किए गए हैं, जिससे कि एनबीएफसी और बैंक जो है वो एक सिंगल पैटर्न जो है वो फॉलो करें ऑल ओवर इंडिया, सिंगल रूल्स को फॉलो करें ऑल ओवर इंडिया बस। और पुराना लोन अगर किसी का है तो भाई उसको पूरी तरह से रीपे होना चाहिए, तब जाकर नया लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोलेटरल रिटर्न जो है वो विद इन 7 डेज आफ्टर रीपेमेंट, जैसे ही उसने रीपेमेंट किया 7 दिन के अंदर सामने वाले का जो सामान गिरवी रखा था आपने उसको वापस लौटाओ। और अगर आप नहीं लौटा रहे हो तो 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी भैया, पर डे की। ठीक है, नेक्स्ट। अब सुनना बात ध्यान से, यहां पर चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें बोरोवर्स के लिए बताऊं क्या होगा, लोन अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैंक को उसमें फायदा नहीं दिखेगा तो बैंक लोन नहीं देगी। पेपर वर्क टफ होगा, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन बोरोवर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया बिल्स बिल्स, और इवन सिर्फ ज्वेलरी रखी है इनने और बैंक इशूड कॉइन्स रखे हैं बस। रिन्यूअल रिस्ट्रिक्शंस भी कर दिए हैं आप कि भाई अब इसको रिन्यू करना है अपने लोन को, तो पहले पुराना लोन चुकाओगे फिर नया लोन होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता था ना कि कितना भर दिया फिर, और जितना आपने भर दिया फिर आप वापस से जो है वो निकाल लो। ऐसा भी होता है। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, लोन अगेंस्ट कार होता है। जैसे आपने अपनी कार पे ऑलरेडी लोन ले रखा है, आपने एक आधी साल 2 साल तक लोन रीपे किया, फिर आपको सेम चीज पर दूसरा बैंक जो है वो और लोन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार जब खरीदी थी तो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, है ना? आपने 2-3 साल तक फॉर एग्जाम्पल आपने पे कर दिया, 4 साल तक आपने पे कर दिया, 7 साल का आपने लोन लिया, मैक्सिमम 7 ईयर्स होता है कार में। 7 साल का लोन लिया आपने, 3 साल आपके बचे हुए हैं। अब आप दूसरी बैंक के पास चले जाओ, बोलोगे यार मुझे इस पे जो है वो टॉपअप चाहिए, तो आपको टॉपअप मिल जाएगा। बट गोल्ड के केस में टॉपअप की संभावना है ही नहीं, खत्म कर दी। बोला कि पहले पुराना भरो फुल, उसके बाद नया मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो यही चीज है। अब इससे जो बैंक जो है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी कि उसका भाई कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया, छोटी एनबीएफसी जो है वो फंडिंग इश्यूज फेस करेंगी, है ना? पोर्टफोलियो ग्रोथ जो है वो उसमें स्लो जो है वो हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि इंपैक्ट होगा, क्योंकि मेन फायदा जो है वो रूरल एरियाज में लोगों को करवाने के लिए किया गया है। बट ऑब्वियस सी बात है कि बैंक को भी तो अपना प्रॉफिट देखना है, तो बैंक यहां पर थोड़ी सी हिचकिचा जो है हो सकती है। बस ये चीज आपको जो है वो क्लैरिटी में रखनी थी, बस दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है इसमें एज सच। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, इंडिया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। न्यूज यह है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अनाउंस किया है 15,916 नए जीपीयूज ऐड किए गए हैं इंडिया के एआई प्लेटफॉर्म में। टोटल जीपीयू अवेलेबिलिटी अब हो गई है 34,333 यूनिट। ये जीपीयू इंडिया के प्राइवेट डेटा सेंटर जैसे कि साई फ्यूचर, योटा, नेट मैजिक, इनके थ्रू एक्सेसिबल है। और सब्सिडाइज प्राइस यानी कि ग्लोबल एवरेज 115 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करता है, यहां पर सिर्फ 67 रुपीज प्रति घंटे के हिसाब से डेटा सेंटर की सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी। तो कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया है, जिससे कि हम लोग एआई इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सके। इससे पता क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इंडिया के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर एआई पर इनोवेशन पर काम चल रहा है। और उनके लिए अगर डेटा सेंटर्स की कॉस्टिंग अगर महंगी है पर आवर के हिसाब से, और यहाँ पर इंडिया सस्ता दे रहा है, तो इंडिया के डेटा सेंटर्स जो है वो यूज होंगे।
यस। अब सुनो कुछ चीजें, सिर्फ ये चीज समझनी है, हम एआई सेक्टर में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं काफी तेजी से, उसको इंप्रूव कर रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो 18,417 जीपीयूज ऑलरेडी इम्पैनल्ड है, नए 15,916 जीपीयूज ऐड होंगे इस फेज 2 में। 7 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर इम्पैनलमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और 67 रुपीज पर आवर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि हाईली अफोर्डेबल। सरकार खुद डेटा सेंटर नहीं बना रही है, इंस्टेड प्राइवेट प्लेयर्स को कैपिटल सब्सिडी 40% मिलती है। कॉम्पिटेटिव बिडिंग ने प्राइस को ऑलरेडी 40% तक नीचे जो है वो दे दिया है। तो इससे फायदा यही होगा कि भाई हमारे यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, 4 स्टार्टअप सेलेक्ट किए गए हैं फाउंडेशनल और लैंग्वेज मॉडल के लिए, एफएनएल मॉडल बोलते हैं ना इसको हम लोग। सर्वम ए आई 120 पैरामीटर फाउंडेशनल मॉडल, सॉकेट ए आई ओपन सोर्स मॉडल 22 इंडियन लैंग्वेजेस में, ज्ञानी ए आई 14 बी पैरामीटर वॉइस ए आई मॉडल, और गन ए आई 70 बी पैरामीटर मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल। तो मतलब फोकस है इंडियन लैंग्वेज के ऊपर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो हमने हमें आत्मनिर्भर एआई जो है वो तैयार करना है, बनाना है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो इसमें देखने को मिलती है। देखो ये सब वैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ ये चीज अगर लिख लो ये वाला पॉइंट तो ये सही रहेगा कि हमारे यहाँ डेटा सेंटर की जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू ग्लोबल एवरेज जो 115 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, हमारे यहाँ सिर्फ 67। अब ये चीज जो मैंने भी आपको बताई, चार ये लिख लेना चारों के चारों। वैसे जरूरत नहीं बट फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो कि 4 स्टार्टअप जो है वो चूज किए गए हैं जो इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एआई मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। तो इनके नाम थोड़े से आपको पता होने चाहिए। ये हमारे यहाँ पे 4 एआई मॉडल्स हैं। एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, एक मल्टीलिंगुअल स्पीच प्रोसेसिंग मॉडल है, राइट। एक हम लोग को देखने को मिल रहा है ओपन सोर्स मॉडल है, और एक हम लोग को देखने को मिल रहा है ये फाउंडेशनल मॉडल, सर्वम। ठीक है। इंडियन एआई इनोवेशन सेंटर, टॉप मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, सेटअप हुआ है इंडियन एआई इनोवेशन सेंटर। फोकस यही है, मॉडल ट्रेनिंग करना। एआई कोच भी एक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। मिशन का मेजर फोकस यही है कि सेफ, फेयर और इंक्लूसिव एआई होना चाहिए। तो हम एआई पे बहुत लगकर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन एक परफेक्ट एग्जांपल है डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत के फ्यूजन का। चलिए, अब ये पलामू टाइगर रिजर्व, ये तो आप ही बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। पलामू टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ का ये टाइगर रिजर्व है ना। झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। फटाक से कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखकर बताओ, वीडियो को पॉज करके। एशियन डेवलपमेंट हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना, ये सब ब्रिक्स हो गया, और अपना कौन सा आशियान हो गया। ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। पलामू टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर, और पेड कोर्सेज आप ज्वाइन करिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।